अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होंगी बात करने के लिए और बहुत ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह कि आज एक बड़ा खूबसूरत सा पैकेज हमने जो बनाया है ना, वो मेरा बड़ा पसंदीदा है। तो आगे आपने देखते रहना है। आज आपने चैनल को स्किप नहीं करना है, स्वैप नहीं करना है और चैनल चेंज नहीं करना है, क्योंकि आज वो जो एक स्टोरी होती है ना मेरी पसंदीदा इनकी, वो बड़ी अच्छी होगी। अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं आज। हाँ बिल्कुल, इसका आगाज़ कर देते हैं क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। तो अच्छी बात का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले पॉजिटिव रहें। जब सुबह उठें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह के नाम सुने और अच्छे दिन का आगाज़ इसी तरह से होगा आपके। और जो आपके काम है उसकी लिस्ट बना लीजिए जी। अच्छा जी, अच्छी बात जो है वो है अखलाक की। तो वैसे तो अखलाक नहीं, अखलाक भाई नहीं, अखलाक की बात हो रही है। अच्छा। जो जिससे जब आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आपकी शख्सियत सबसे पहले जाहिर जो हो रही होती है ना, वो आपके अखलाक से हो रही होती है। तो वो अखलाक जो है ना आपकी शख्सियत में नुमाया होता है। और नुमाया किस तरह होता है कि भाई हम समटाइम्स हम कहीं जाते हैं तो भाई हम देख रहे हैं तो कि भाई किसी से सलाम करना, किसी से रिस्पेक्ट करना, किसी से अच्छे से बात करना, मुस्कुरा के बात करना, दिस इज कॉल्ड अखलाक। मगर आप कहीं जाएं, आप एटीट्यूड दिखाएं लाइक ओके मैं हूँ, बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तो फिर आप ही रह जाते हैं तन। हाँ, और इसके बाद आपके साथ जो है ना फिर कोई बातचीत भी नहीं करता। तो अखलाक वो चीज़ है। तो कोई जेवर भी होती है अखलाक, या आप कह रहे थे अच्छा, इखलाक का जो जेवर है ना वो सबसे अच्छा जेवर है। यानी कि अब हमारी इरम बाजी ने लिखा है सामने, तो हम ऑब्वियसली उसको इलेबोरेट कर देते हैं। ये जो जेवर है, जो इखलाक का जेवर हम ओढ़ते हैं ना, तो इस जेवर को जो है ना वो ये जेवर हर मौके पर काम आता है। कैसे इसको चले जोक्स पार्ट के इखलाक का जेवर तो सबसे अच्छा जेवर तो आप जा सकते हैं लाख्ताबाद के अंदर 10 नंबर दुकान पर, वहां से भी जेवर ले सकते हैं इखलाक का जेवर। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जेवर कहते हैं आपको ऐसी चीज जो आप पहनते हैं, ओढ़ते हैं, जिसको आप नुमाया दिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इखलाक होता है ना, ये भी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ओढ़ लें, पहन लें, तो हर जगह पर, हर मौके पर आप नुमाया नजर आते हैं। चाहे पेशा वराना जिंदगी हो या ज़ाती ताल्लुकात हो, ये हर जगह पर काम आता है। अदब हो, शाइस्तगी हो, ये तमाम चीज़ें आपकी वो खुसूसियात है ना जो इंसान को हर महफिल के अंदर नुमाया कर देती हैं। और आप जब भी किसी महफिल में एंट्री मारते हैं या एंटर होते हैं तो हर निगाह आपको तक रही होती है और आपको एक मुमताज़ शख्सियत बना देती है। चाहे वो कोई भी कीमती जेवर हो या दौलत हो, अच्छे इखलाक के बगैर ना ये बिल्कुल ज़ीरो है। इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है फातिमा। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ज़रूरी है कि अपने अखलाक को बुलंद रखें और इसकी मिसालें तारीख भरी पड़ी हैं। मगर जो आजकल हम ये देख रहे होते हैं कि किसी भी महफिल में जाएं, ऑफिस हो, स्कूल हो, मतलब कहीं भी आप जाएं अपनी ज़िंदगी के पार्ट में, जब कहीं जाते हैं या कोई स्टेज आता है तो हम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। स्पेशली जेन ज़ी यूथ की बात हो रही है कि वो बहुत एटीट्यूड से पेश आते हैं। तो भाई ये एटीट्यूड ख़त्म करें और अखलाक को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। अगर वो शख्सियत का हिस्सा नहीं बनती है तो फिर उसके बाद आप हमेशा से यही बात होती है कि फिर आपसे ना कोई बात करेगा, ना आपके साथ कोई रहना पसंद करेगा। अच्छा जी, अखलाक की ताकत से ही दिल जीते जाते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। अब आप मुंह बनाएं, बदतमीज़ी करें, अलक़ाबात से दूसरों को नवाजें, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ऐसा होता है अक्सर ऑफिस में, रिलेटिव्स में ज़्यादा होता है। जब आप कहीं किसी तकरीब में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। तो अखलाक में क्या क्या चीजें आ जाती है कि भाई तकरीब में जाते तो हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तब पता चलता है कि कितना अच्छा अखलाक था। फिर वो जो बाद में जब गाड़ी में बैठते हैं या बोटी नहीं मिली सालन में, घर पहुंचते हैं तो फिर स्टेज पे जगह नहीं मिली पिक्चर की, सलाम नहीं किया सारी चीजें तो शादी की आ गई। बट हम ऑल ओवर सिचुएशन की बात करें, ऑफिस की बात कर लें, कहीं मतलब सारी जगहों की बात कर लें। अच्छा जी, प्यार से पेश आना, अच्छे से पेश आना, नरम लहजे से पेश आना, दिस इज कॉल्ड इखलाक। और फिर उसके बाद उसकी बुराई ना करें। अगर आप पीठ पीछे जाकर अच्छे से मिल लेते हैं और उसके बाद आप पीठ पीछे बुराई करते हैं तो दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज इखलाक जो कि आपको अपनाना चाहिए। चलें जी, और अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पर अच्छे इखलाक वाले लोग हैं या इखलाक नाम वाले लोग हैं तो उनसे भी रब्ता रखें, क्योंकि हो सकता है कि क्या पता आपको बेहतर इखलाक अपना करने के लिए जो है वो बहुत सारे लोगों की मदद दरकार होती है। समटाइम्स यू फॉलो अदर्स, समटाइम्स यू कॉपी अदर्स, कि आपको फील होता है कि यार इसका उठना बैठना बात करना, जब ये एंटर होता है तो सब इससे मुस्कुरा कर मिलते हैं। इसकी कौन सी ऐसी आदत है कि इसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, ये सबको सलाम करता है, ये खुद उठकर जो है वो सबसे मिलता है। अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, नॉट मी, लेकिन एक
चीज ये है कि मैं अपनी एक आदत बता रहा हूँ कि अगर मुझे किसी की कोई अच्छी मतलब आदत, आप अपनी बात कर नहीं, मुझे अगर किसी की कोई अच्छी आदत पसंद आती है ना तो मैं उसको फौरन कॉपी करता हूँ, फौरन फॉलो करता हूँ। मुझे फातिमा की बहुत सारी अच्छी बातें पसंद आती हैं, जैसे रोजाना अच्छी बात करती हैं, तो मैं लाके अपनी डायरी में ना लिख लेता हूँ अच्छी बात है, फिर मैं आगे बेचता हूँ इनको ना, कोर्सेज कराता हूँ मैं अच्छी बातों के। चले जी आगे बढ़ते हैं, टाइम आज शॉर्ट है, खबरें ज्यादा शामिल करनी है, मुल्क की सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, खेल के मैदान से भी खबर शामिल करेंगे, बहुत कुछ है। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं बलूचिस्तान से खबर, और वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 28 और 29 अक्टूबर को 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, जिनमें भारतीय प्रॉक्सी और फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 18 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द मारे गए। अगर जिला केच के इलाके बुलिदा की बात करें तो दूसरी कार्रवाई वहां हुई, जहां पर मजीद 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। बिल्कुल, हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो कई दफा टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर पाए गए हैं और इलाके से किसी भी मुमकिन हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ISPR ने ये जो है वो कॉन्फर्मेशन दे दी है कि मजीद ऑपरेशंस का सिलसिला भी जारी रहेगा। फितनतुल हिंदुस्तान हो या फिर जैसे कि TTP या फिर फितनतुल खवारिज हो, यानी कि जो दाइश के जो लोग हैं या BLA के जो एग्जैक्टली जो BLA के लोग हैं, इनको जो है वो नेस्त नाबूद करने के लिए ऑपरेशंस बलूचिस्तान के तवातुर के हिसाब से हुए जा रहे हैं। और कुछ बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के बाद ब्रीफिंग भी दी जाती है ISPR की जानिब से ना। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से इंकिशाफात करते नजर आ रहे हैं। वजीर दिफा इस वक्त वो मुल्क के, उन्होंने कहा कि भारत काबुल हुकूमत की पुष्ट पनाही कर रहा है और अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल, जो ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है वो अरब TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों का पर्दा चाक करते हुए ये हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। और उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान ये किया है कि भारत और अफगान तालिबान के दरमियान गहरे रवाबित हैं और तालिबान भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग में मुलव्वस है। अब मजीद कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के तालिबान के एक वजीर की भारत में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें हमारे बेशुमार जवानों ने जामे शहादत नोश किया और इस बात का इरादा किया वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि पाकिस्तान ने अफगान जारियत का सख्त जवाब दिया और आइंदा भी ऐसी किसी भी कार्रवाई पर भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े एक कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं और बड़ा ब्लंटली अगर कोई जवाब देना होता है तो वो दे देते हैं, किसी भी चीज़ से डरते नहीं है। इस बार भी उन्होंने कहा कि भारत के साथ कशीदगी के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया ना, चंद माह कबल पाकिस्तान ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी थी, वो जख्मों को ताज़ा किया उन्होंने भारत के, जैसे ट्रम्प साहब करते हैं। और ये भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार दिए। मतलब ये भी जो डोनाल्ड ट्रम्प वाली पॉलिसी है ना कि मतलब आप बताएं दुश्मन को अपने कि भाई ये हुआ तो तुम्हारे साथ। और कहा कि खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प इस बात का मुतअद्दिद बार एतराफ़ कर चुके हैं। ये भी खबरदार किया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अफगान सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई ना तो इस्लामाबाद खामोश नहीं रहेगा। अच्छा, वजीर दिफा मजीद कहते हैं कि हमने हमेशा अमन की ख्वाहिश रखी, लेकिन अगर काबुल ने तजादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। अच्छा जी, साथ ही साथ इस खबर से जोड़ लेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की बात हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब फिर एक बार, मतलब कई बार और अब एक और बार उन्होंने हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ की और उनकी सलाहियतों के वो फैन हो गए हैं। ऑब्सेस नजर आता है। हाँ, ऑब्सेस है मगर फैन हो गए, वो खुद कह रहे हैं कि मैं फैन हो गया। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि वो आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो फील्ड मार्शल हमारे मुल्क के हैं, वो बेहतरीन फाइटर हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार कर लिया है। और अब वो फिर कहते हैं कि ही इज फाइटर, और वो कह रहे हैं कि जनूबी कोरिया में इस वक्त वो मौजूद है। एपिक समिट कारोबारी अफराद से खिताब हुआ और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। पाक भारत जंग का फिर तस्करा करते हुए
वो बार बार ये बात बोलते हैं भाई 7 नए और खूबसूरत तैयारे गिराए। अब एक बार फिर उन्होंने जनूबी कोरिया में जो समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें खिताब के दौरान उन्होंने पहले तो सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ की, उनको फाइटर करार दिया और ग्रेट फाइटर, और साथ ही साथ शहबाज शरीफ जो कि हमारे मुल्क के वजीर आजम, उनको कहा कि ही इज़ अ ग्रेट लीडर। एंड देन फिर वो कहते हैं कि भारत चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर वो भारत के लिए कहते हैं कि भाई 7 नए तैयारे गिराए और खूबसूरत तैयारे। अब वो मजे ले लेके ये बात बार बार कर रहे होते हैं और फिर ये जिक्र कर रहे होते हैं कि भाई मैंने इस जंग को जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान थी उसको तिजारत से रोका। वो कैसे रोका कि भाई मैंने दोनों को कहा कि भाई अगर जंग नहीं रोकी तो मैं तिजारत नहीं करूंगा, टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो इस पर वो क्रेडिट लेते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा जंग रुकवा रहा हूँ। सिर्फ टैरिफ नहीं बढ़ा दूंगा बल्कि 250% टैरिफ लगाऊंगा, यानी कि तिजारत कर ही नहीं सकते आप। मतलब यू कांट इवन इमेजिन 250% अगर आपकी कोई चीज पर प्राइस बढ़ जाए तो आप कैसे कंज्यूमर को इस बात पर आमादा करेंगे कि वो चीज खरीदें जो चीज़ 100 रुपए की होगी और वो अगर कल को 350-400 रुपए से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत मसले हो जाते हैं, बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। आपके जो कस्टम्स ड्यूटीज़ होती हैं वो 200% बढ़ जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि बस मैंने यही फॉर्मूला लागू कर दिया था, 24 घंटे के अंदर भारत तो पीछे हट गया था और राब्ता बेसिकली भारत से किया गया था। फिर वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से किया, वजीर आजम पाकिस्तान से किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से किया, इन सब से राब्ते किए, जंग रुकवाएं। फिर ये कहा कि मलेशिया में भी दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का जो मुआहदा है वो भी उन्होंने करवाया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन जो इकोनॉमी है ना, आफ्टर द इवैक्यूएशन ऑफ फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई थी। अमेरिका के अपने लोग एहतजाज करने पर आमादा थे कि भाई आपकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, आप दूसरे मुल्कों में घुसकर जंग पर जंग किए जा रहे हैं। इवैक्यूएशन करवाया गया था, उस इवैक्यूएशन के बाद हमने देखा था कि इकोनॉमी स्टेबलाइज होना शुरू हुई थी अमेरिका की। अब ट्रम्प का एक ही गोल है कि आप इकोनॉमिकली दोबारा से सुपर पावर बन जाएं, इकोनॉमिकली आपको किसी के आगे घुटने ना टेकने पड़े, और उनके पास एक ही जादू की छड़ी है, दैट इज टैरिफ बढ़ा रहा। अच्छा जी बिलाल, मुझे एक चीज जाननी है आपसे, क्या आपका चालान हुआ? चालान अभी घर पर आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता हो गया होगा। क्यों? वजह समझ नहीं आ रही ना। हाँ। अच्छा, कराची वालों के साथ भी यही बिल्कुल सिचुएशन है भाई। अच्छा। कराची वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये 3 दिन से क्या कौन सा जादू चल रहा है कि भाई उनके घरों पे इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, किसी के पास 50,000 का चालान आ रहा है, किसी के पास लाख रुपए तक का चालान आ रहा है। कराची की सड़कों पर 3 दिन में 11,000 से ज्यादा ई चालान किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,755 चालान तेज रफ्तारी पर किए गए। शहरी चालान पर हैरान परेशान दिखाई दिए। शहरी शिकवा करते हैं कि हुकूमत ने कैमरे और डिवाइसेस तो लगा दिए, मगर कहीं भी रफ्तारी की हद या चालान की जद में आने वाली दीगर खिलाफ वर्जियों के बारे में बैनर्स या साइन बोर्ड नहीं लगाए। आपको भी ये मुश्किल आ रही है? वेरी गुड। ये जिसने भी बोला है ना, ये मतलब चीता लड़का है, जिस या जो भी बंदा है इसने बोला है, कराची वाले बोल रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसा ही है कि शहरियों ने कहा है कि अंधाधुंध चालान किए गए हैं तो सारी कमाई चालान भरने में चली जाएगी। डीएसपी ट्रैफिक काशिफ नदीम ने भी इसके ऊपर कहा कि कराची में हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, शार फैसल, नर्सरी, बलोच कॉलोनी, ड्रिक रोड समेत आई चंडीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, 3 तलवार और डिफेंस इत्तेहाद स्ट्रीट पर सिस्टम राइज है जो ओवर स्पीड मॉनिटर कर रहा है। और याद रहे कि गुज़श्ता रोज डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ी का भी ई चालान हुआ था। डीआईजी ट्रैफिक ने चालान की तस्दीक की है, बताया कि गाड़ी का चालान गार्डन के करीब हुआ जिससे ड्राइवर चला रहा था। 10,000 रुपए का चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर हुआ। तो फिर भाई अब कराची वाले आप सीट बेल्ट पहने ताकि 10,000 का जो ई चालान आपके घर पर आएगा ना उससे तो आप बच जाएंगे। मगर ओवर स्पीड के बारे में कहीं बोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम खुद गाड़ी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, तो हमें तो कहीं नहीं देखा। मैं तो शारा फैसल से ही रूट बनता है मेरा ऑफिस आने का, तो वहां पर भी मुझे नहीं दिखा। तो शहरी सही कहते हैं कि भाई दिख ही नहीं रहा, तो भाई क्यों ई चालान में इतने लाखों हजारों के चालान हमें भरने पड़ेंगे। अच्छा जी, 28 अक्टूबर को ई चालान सिस्टम के निफाज के बाद सिर्फ इब्तिदाई 6 घंटों में शहरियों के 1,25,00,000 रुपए से जायद के चालान किए गए। इस हवाले से कराची ट्रैफिक पुलिस का बताना था कि 6 घंटों में मजमूई तौर पर 2,662 चालान किए गए, जिनमें ओवर स्पीडिंग पर 419 और लेन पर गाड़ी ना चलाने पर 3 चालान हुए। तो भाई
होशियार, खबरदार, अब भी वक्त है कि भाई स्पीड में ना जाएं, सीट बेल्ट पहने और सिग्नल ना तोड़ें। अच्छा, 2-3 चलान है जो कि मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को बहुत वाजे कर देने चाहिए, क्योंकि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से लॉज को तोड़ रहे हैं तो उसकी सजा क्या है, तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आप लेट सपोज आपके घर पे चलान आ गया ना ओवर स्पीडिंग का, काले शीशों पर आ गया, रॉन्ग साइड पर जाने का आ गया, ये तमाम चीज़ आगे आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अब अवेयरनेस की तो मुझे कहीं कोई मुहिम नज़र नहीं आती है, जैसे कि ये हद रफ्तार होती है कि आपके साइन बोर्ड्स लगे होते हैं 50, आपने देखा हो कभी साइन बोर्ड पे गोल दायरे साइन बोर्ड पर होता है 50 लिखा होता है, 60 लिखा होता है, दैट मीन्स कि आप 60 से ऊपर रफ्तार लेकर नहीं जा सकते। फिलहाल जब हमने प्रोग्राम किया था एसएसपी सेंट्रल ट्रैफिक पुलिस से, रिजवी साहब ने ये बोला कि भाई हमने तो अवेयरनेस फैलाई है, बट वो अवेयरनेस किसको फैलाई, सिर्फ सेमिनार तक किया और तो कुछ नहीं हुआ। चले ये जरूरी है, एक प्रोग्राम और रखते हैं ई चलान के ऊपर, और ई चलान के ऊपर जिन चीजों पे चलान हो रहा है बजरिया कैमरा और उनके चालान कितने हैं, ताकि एटलीस्ट आपको अगर कभी इमरजेंसी के अंदर कोई ऐसी चीज करनी भी पड़ जाए तो आपके पास ये जस्टिफिकेशन हो। जैसे आप बाहर मुल्कों में देखते हैं कि वो ज्यूरी के सामने जब बैठते हैं, टिकट जब उनको मिलता है तो वो पूछते हैं कि आपको टिकट मिला है तो आप ये भरना चाहते हैं, वो उसको चैलेंज करते हैं। exactly. वो उसकी वजह पूछते हैं कि देखिए मैं इमरजेंसी में था, मैं वालिदा को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, मैं इसलिए ओवर स्पीडिंग कर रहा था, मैं शायद जो है वो जिस गाड़ी में बैठा था उसके अंदर ये मसला था, तो ये मैं इसलिए कर रहा था। ऐसी चीजों को भी होना चाहिए। अच्छा जी, बिलाल एक बम गिरने वाला है जिसका जिक्र मैं कर देती हूँ। वो सब पे गिरेगा, पूरे पाकिस्तान में गिरेगा। और वो बम इसलिए गिरेगा क्योंकि भाई महंगाई से सताया अवाम के लिए एक बैड न्यूज है कि भाई 1 नवंबर 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी तकरीबन 1 रुपये 38 पैसे फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुतालिक अपनी समरी 31 अक्टूबर को अरसाल कर देगा, और वजीर आजम को मंजूरी के बाद 31 अक्टूबर को कीमतों के रद्दो बदल का ऐलान भी जो है वो ये किया जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है। 1 रुपया 48 पैसे बढ़ रहा है डीजल के ऊपर, 1 रुपया 38 पैसे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ हम जब डीजल की बात कर रहे हैं, जब पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत का चैंपियन है उसकी भी बात कर लें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग, इनकी मुलाकात हुई है जनूबी कोरिया के शहर बुसान में, और ये बुसान में जो मुलाकात है ये शुरू हो चुकी है। इसके मुताबिक ये मुआहदा तय पाएगा, इसकी तवक्को है जो दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना उससे जंग का खात्मा किया जा सकता है। इस पर बात होगी बेसिकली, क्या इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएं, टाइज बना लें ताकि जंग ना हो सके। अच्छा जी, दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात है जिससे ट्रंप ने अपने दूसरे दौर हुकूमत का आगाज किया और दुनिया के बेशतर ममालिक पर टैरिफ आयद किए, जिनमें चीन को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मई में आर्जी तौर पर एक मुआहदा तय पाया था जिसके तहत जवाबी टैरिफ को कम कर दिया गया था, जो कि दोनों तरफ 100% से तजावुज कर गए थे। तहम चीन को चिप्स तक रसाई और अमेरिका को नायाब धातुओं तक रसाई के मसाइल ने फिर से कशीदगी को बढ़ा दिया है। अब ये देखना है कि इस मुलाकात में चीनी मिल्कियत टिकटॉक की अमेरिका में सरगर्मियों का मुस्तकबिल क्या होगा, वो ज़ेरे बहस आएगा और इस मीटिंग में इस बात पर बात होगी। अच्छा जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी, उन्हीं के हवाले से खबर आपको बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया और ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, ट्रंप ने ये लिख दिया कि अमेरिका को उन ममालिक के मुकाबले में बराबर की सतह पर होना चाहिए जो ये प्रोग्राम्स रखते हैं, यानी कि जो जौहरी प्रोग्राम्स रखते हैं वो टेस्टिंग पर टेस्टिंग्स किए जा रहे हैं, कहीं हिडन टेस्टिंग्स हो रही हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है क्योंकि दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। रूस का दूसरा नंबर है, जबकि चीन 5 बरसों के अंदर अमेरिका के बराबर आ सकता है। ये भी बताया गया कि अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि क्योंकि दूसरे ममालिक के पास टेस्टिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं तो अब हम भी टेस्ट करेंगे। अब थोड़ा सा बात करेंगे, अब आप मौसम की बात कर लेते जी। मौसम तब्दील हो गया, मौसम बहुत तब्दील हो गया। अब तो कराची में भी तब्दील हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम अगर पूरे मुल्क की बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो गया है।
स्मॉग की शिद्दत के बायस फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और मुल्तान में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई है। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत की अगर बात की जाए दिल्ली की, तो वो दूसरे नंबर पर बराजमान रहा। AQI 445 तक पहुंच गया। और अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 833 तक पहुंच गया है। अच्छा, गुजरावाला का हम बताएं आपको कि गुजरावाला में AQI 764 और मुल्तान में 305 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मॉग इक़दाम तेज कर दिए गए हैं। और बिलाल, अब तो ये बहुत ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि जो लाहौर है वो फर्स्ट सेकंड पर, न्यू दिल्ली आ गया, तो स्मॉग से इंसानी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। पब्लिक प्लेसेस हैं और अहम शाराएं हैं, उस पर ड्राई जो स्वीपिंग है ना, उस पर पाबंदी भी लगा दी गई है, क्योंकि शाहराहों पर चूने से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद हो चुकी है। जबकि पंजाब की अगर मैं बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो आज मौसम इंतहाई खुश रहेगा। जबकि अब अपने अपने इलाकों को नोट कर लीजिए, मरी है, गलियात है, दीगर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर मौसम खुश रहेगा। जबकि सुबह और रात के औकात में भी सर्द रहने का इम्कान बताया गया। जो महकमा इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक पंजाब के कुछ शहर हैं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी, झेलम, सरगोदा, लिया, साहिवाल, फैसलाबाद और लोधरा में भी स्मॉग छाई रही। और जबकि फजा जो है वो मुज़िर सहती रही है। अच्छा जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, तो भाई कराची वाले अभी ड्राई वेदर से ही इस्तेफादा करें और इसमें मास्क पहने। और दीगर जो मसाइल आ रहे हैं जिसमें दमे का मसला है, वायरल्स हैं, फ्लू है, बुखार है, गला ख़राब है, इस तरह की जो बीमारियों से बचा जाए और उसके लिए प्रिकॉशंस अपनाए जाए। अच्छा जी, अब हम कुछ सेहत की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मौसम की बात हो गई तो अब सेहत की बात कर लेते हैं। आप अगर अचानक सर में दर्द महसूस कर रहे हैं और रोशनी, शोर या खुशबू बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, तो ये अलामात अक्सर माइग्रेन की निशानदही करती है। माइग्रेन सिर्फ एक आम सर दर्द नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो दिमाग के खून की नालियों और आसाबी सिग्नल्स में तब्दीली की वजह से बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये दर्द आम तौर पर सर के एक ही हिस्से में होता है, मतलब वन साइडेड ये हो रहा होता है, एक हिस्सा जो है दुख रहा होता है। लेकिन बाज़ अफराद में दोनों तरफ भी महसूस हो सकता है। माइग्रेन के दौरान कुछ लोग चमकदार रोशनी, तेज आवाज़, मखसूस खुशबू के लिए हसास हो जाते हैं और मतली या उल्टी भी जो है वो फील कर रहे होते हैं, नौजिया फील कर रहे होते हैं। समटाइम्स जो मरीज होता है ना, उसको धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, सर के गिर्द झटके या हाथ पैर में सनसनाहट जैसी अलामात भी महसूस हो रही होती। तो माइग्रेन होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से ज़हनी दबाव भी है, डिप्रेशन है, तनाव है, नींद की कमी है, बेकायदगी जो है वो नींद के स्लीपिंग पैटर्न्स में हो सकती हैं। कुछ खाने जैसे चॉकलेट्स, कैफीन या फिर ज़्यादा मुमकिन तौर पर जो है वो नमकीन चीज़ें जो है और प्रोसेस्ड फूड जो है वो उसमें तब्दीलियाँ लेकर आता है। अच्छा, अगर हम ख़ासतौर पर ख़वातीन में हैज़ के दौरान आंखों पर दबाव या ज़्यादा स्क्रीन टाइम सबब बन सकते हैं, ये तो हो गई ख़वातीन की बात। अच्छा जी, माइग्रेन से क्या क्या मज़ीद बीमारियों में हम गिर सकते हैं, क्या मुश्किल आ सकती हैं और माइग्रेन का एग्जैक्ट पता कैसे चले, तो वो तमाम तर अलामात हमने आपको बता दिए कि भाई माइग्रेन में ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अब हम सेहत की बात हो रही है तो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आज हम बात करेंगे है वो बांझपन। अक्सर हम हमारे वालिदैन परेशान होते हैं कि भाई औलाद की या बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बस शादी हो जाए तो उसके बाद फिर ये होता है कि भाई आने वाली नस्ल कैसे बढ़े। और उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत मुश्किलात होती हैं, दुआएं की जाती हैं, घरों में बहुत टेंस्ड माहौल हो जाता है। बांझपन का जो मसला है उस पर आज हम बात करेंगे, ताकि ये वो मसला है जिससे हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं और आजकल स्पेशली वुमेन्स। अच्छा जी, डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, माहिर तौलीदी सेहत हैं डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा महीना होगा खुशखबरी का, ये बताओ, रहमत या फिर नेमत कब आ रही है घर में? ये सवालात अक्सर व बेशतर इंसान को या नए शादीशुदा जोड़े को टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में डाल देते हैं। और कभी कभार तो आपसी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो जाती है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही एक अज़दवाजी ज़िंदगी में होते हैं
उनकी वो अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है अक्सर इन जुमलों से, और अक्सर और बेशतर आपसी जो ताल्लुकात हैं ननियाल और ददियाल की तरफ से, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लें मैके और ससुराल की तरफ से भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ज़रा हल बताएं ना, क्या है ये खुशखबरी, कैसे दें हम? और खुशखबरी देने से पहले तो फैमिली सारी को कोऑपरेशन करनी चाहिए। हेलो जी जी जी, आपकी जी आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा जो माशरे का प्रेशर होता है ना न्यू कपल पे, तो वो उन्हें नफसियाती और एंजाइटी पे ले जाता है और डिप्रेशन पे ले जाता है। तो उस चीज से जो साइड इफेक्ट आते हैं, तो उनका एक रेवोल्यूशन जो सर्कल टाइम होता है वो उनका बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा ताउन करे, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो। बल्कि मैं तो अक्सर ये देखती हूँ बच्चियों में कि बच्चियों की माएं ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं बच्चियों को। अच्छा। मतलब मर्द को भी और बेटी को भी। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपना घर स्टैब्लिश करने के लिए या अपना घर प्रॉपर मैनेज करने के लिए, मतलब बेटियों को घरों में बसाने के लिए हम चाहते हैं कि फटोफट औलाद हो जाए, ताकि हम लोग जरा सेफ हो जाए। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की अच्छी सोच है, लेकिन बी पॉजिटिव कि आप मियाँ बीवी को थोड़ा रिलैक्स टाइम भी दें। और इधर से ससुराल का प्रेशर लड़की पे भी होता है। तो वहां पे हम ये बात करते हैं कि जब हम बहुत अंडर प्रेशर दोनों बच्ची और बच्चे को कर लेते हैं, तो उनका जो बेड टाइम है, बेडरूम टाइम है, वो क्वालिटी टाइम उनका 0 चला जाता है। बिल्कुल। और इसमें ये होता है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो कि आजकल अक्सर बच्चों में एंजाइटी आ रही है, और तलाक की शरह अमवात भी वो शरह बहुत ज्यादा हो रही है जी। तो डाइवोर्स की, तो ये वजह है कि आपका बैग जो है, आपको जो फैमिली प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे सोचने की जरूरत ये है कि अगर शादी को 1 साल या 2 या 3 महीने गुजर गए हैं, तो आप परेशान होने के बजाय आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जी। और दोनों मियां बीवी जाएं। होता ये है कि बच्ची को पहले लेकर जाया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा, अक्सर अब हम ये देखते हैं कि एक तो वजह यह है कि शादी जो हमारे सोसाइटी का जो हिस्सा है, सोसाइटी में जो शादियाँ हुई हैं वो बहुत लेट हो रही हैं। सब सिर्फ वो कम्युनिटीज़ जो कि बहुत अर्ली शादी कर लेती हैं, मगर जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि 30, 31 या इसके बाद शादियां हो रही हैं, तो क्या इसका असर इस हवाले से भी है कि बहुत लेट शादियां हो रही हैं? जी बिल्कुल। शादी का जो गुड टाइम है वो 22 से 25 के दरमियान बड़ा अच्छा टाइम है बच्चियों के लिए, और लड़कों के लिए तो खैर है ही है सारा टाइम अच्छा। लेकिन ये है कि डेफिनेटली आजकल का जो माशरा है, बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, और एक बच्चों में ये जो चीज है कि भाई हमने कुछ बनना है जी, ठीक है, कैरियर बनाना है, तो वो सब चीजें ठीक है आपकी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लेकिन ये है कि आपको अपना जो है सबसे फैमिली बनाने पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहा कि फैमिली बनाने पर फोकस करना चाहिए। कुछ हमारी जो ख़वातीन हैं वो अब हाउस वाइफ से हटकर वर्किंग वेमेन भी हैं, पूरे घर भी चला रही हैं, घर के अंदर मर्द का हाथ भी बटा रही हैं जी, हाथ बटा रही हैं। और मर्द हजरात भी जो है वो बाहर ऑब्वियसली जॉब कर रहे होते हैं, थके हारे घर पर आते हैं। इसी तरह औरत भी जहनी तौर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज्ड हो चुकी है, क्योंकि वो बाहर ऑफिस की पॉलिटिक्स भी देखे, ऑफिस के अंदर कंपटीशन भी देखे, ऑफिस के अंदर अपनी सक्सेस गोल्स को भी अचीव करे, फिर अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी सारी मेहनत करे, फिर अपने मैके को और ससुराल को भी साथ लेकर चले। इन दोनों चीज़ों के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि प्लानिंग्स कहीं पीछे रह जाती हैं। जब भी सवाल आता है नस्ल बढ़ाने का, तो वो प्लानिंग्स हमेशा जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, कॉन्फ्रंटेशन के अंदर या बहस मुबाइसे के अंदर रह जाती है कि अगर औलाद या नस्ल आगे बढ़ाने की तरफ चले गए तो फिर ये सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। इसमें आप मशवरा क्या देंगी? इसमें देखें, फैमिली का जो टाइम होता है ना बिलाल, वो
तो एक स्पेशल टाइम होता है और लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है। तो कैरियर तो आप बना सकते हैं किसी वक्त भी, 30 साल की उम्र में, ये वो ठीक है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है एक, लेकिन फैमिली बनाने का टाइम जो है एक महदूद वो टाइम है। लेकिन ये है कि आपका जो सवाल है कि भी औरत को घर में भी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, और अगर वर्किंग वूमेन है तो बाहर भी उसको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो उसमें यहाँ पे थोड़ा सा मेरी माजरत के साथ मेरी बहनों को ये मैं एडवाइस करूंगी कि वो अपने ऊपर बर्डन लाइफ चीजें खुद भी बहुत ज्यादा करती हैं। अच्छा। ये जो एक ब्रांड की दौड़ है या एक वो कंपटीशन है कि फलां भाभी ने या फलां नंद ने या फलां कजन ने दोस्त ये चीज पहनी हुई है, ओढ़ी हुई है, की हुई है, तो वो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड पे प्रेशर डालती है कि मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है। हालांकि उन चीजों के बगैर भी आपका बड़ा अच्छा गुजारा हो सकता है। अगर आप देखें तो जिंदगी में पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर उसमें जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं तो बच्चियां जो हैं आजकल की जो हैं वो जो आपका प्रेशर बिल्ड करती हैं वो ये कि हमने उसके जैसे लगना है। आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए और जो बहुत अच्छी होनी चाहिए और अच्छी है भी, लेकिन आप उसको इनहेंस नहीं करते, आप कॉपी करते हैं। आप अपने आप को इनहेंस नहीं करते, आप कॉपी कर रहे होते हैं। तो कॉपी करने में हमेशा आप अपना टाइम और अपना मनी वेस्ट करते हो। थोड़ा ये टॉपिक दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये मेंटली प्रेशर, बिल्कुल मेंटली प्रेशर बहुत जरूरी है कि आप उसको हैंडल करें और इन तमाम तर चीजों से इज्तनाब करें ताकि आने वाली जो लाइफ है वो बहुत हैप्पी और जो हम आज जिस पर बात कर रहे थे बांझपन, उससे छुटकारा पाया जा सके। अच्छा जी, ये तो बात हो गई, अच्छे से जो है ना चीजों को टेक अप करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। उनसे ये पैगाम दिलवाते हैं कि आप इस मसले का हल कैसे निकालें। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और जो सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि अब हमारे सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या दीगर जो जेंजीज हैं वो बहुत शौक से देखते हैं, और हमारा और हम सब का फेवरेट टॉपिक है वो, इसलिए क्योंकि फिलहाल हमें हर रोज कहीं ना कहीं लेकर जा रहे होते हैं और पूरे ऑफिस को लेके जा रहे थे। जब सब चले जाएंगे तो ऑफिस में काम कैसे होगा, ये बताएं मुझे। शिफ्ट वाइज लेके जाऊंगा ना, मॉर्निंग शिफ्ट को लेके जाऊंगा इवनिंग में, इवनिंग को मॉर्निंग के अंदर, बीच वाली शिफ्ट को कहीं ना कहीं उनके ऑफ डे के ऊपर। पूरा मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है इस पूरे एनटीएन को लेकर जाना है इन जगहों पर जो जो हम आपको दिखाते हैं। आज कहाँ लेके जाए आप बताएं। नहीं तो मैं बस एक चीज पूछना चाह रही थी, वो कि हर मुल्क की ना एक पहचान होती है, नेशनल पार्क होता है उनका, है ना हमारे पास। चलना है आपने, विजिट करना है वाकई में, देखना है आपने, विजिट करना है, मुझे तो जाना है। चले जी, आज फातिमा की फरमाइश के ऊपर देवसाई नेशनल पार्क लेकर जाते हैं। आप भी देखेंगे पाकिस्तान का ये खूबसूरत नेशनल पार्क कहाँ पर है और कौन कौन से जानवर इसके अंदर मौजूद है। बस तो फिर पूरे चैनल को लेकर जाएंगे देवसाई, और अगर जब तक हम जाएंगे उससे पहले आप लोग भी विजिट कर सकते हैं देवसाई नेशनल पार्क का, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत पार्क है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, सेकंड में हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्योंकि एफबीआर ने जो टैक्स जमा कराने की डेट दी थी वो कल के रोज लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, और उसके बाद फिर एफबीआर क्या करने जा रहा है, कैसे क्रैकडाउन होगा, या फिर कितने टैक्स नेट के अंदर लोग आए, तमाम चीजें आपसे डिस्कस करेंगे और क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, वो तमाम चीजें छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।